नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना में उम्र को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस ने भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन कर सीएम हाउस का घेराव करने की बात कही है। कांग्रेस का कहना है कि लाडली बहना योजना में उम्र को 18 से 80 वर्ष किया जाना चाहिए। इस मौके पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नारे लगाए। लाडली बहना योजना में उम्र के बंधन दूर करने की सरकार से मांग की। इस दौरान पीसी शर्मा ने कहा कि लाडली बहना योजना में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। सर, हमारे इसमें एक विज्ञापन के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि इन्होंने भी 25 साल के पोर्टल खोलना है, तो उसमें 21 से 23 साल तक की लाडली बहनों का पंजीयन करना है। तो भैया क्या लाडली बहन 21 से 23 साल की हुई, 24 से लेकर 80 साल और 18 से लेकर 20 साल तक की आपकी बहनें नहीं है। ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? साथ ही साथ इन्होंने जगदीशपुरा में घोषणा करी थी कि लाडली बहनों के साथ पेंशनदारी के पैसे बढ़े हुए हैं, बहुत बढ़े हुए हैं। भाई एक सामने मंगवा दी, तुम हाथ में नहीं थे, हम कहते हैं हेलो। ये मार्च मुख्यमंत्री निवास की तरफ जा रहा है। मैंने कहा कि 21 साल से 60 साल, भाई 18 से 21 क्यों नहीं और 60 से 80 क्यों नहीं? ये सब लाभ जब बहना और महिला का मामला है कि ये सब महिलाओं के लिए है। ये रोज झूठी घोषणा करते रहते हैं, बोल दिया कि 3000 कर देंगे, विज्ञापन में 3000 डाल रहे हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं, 1000 भी नहीं आ रहा है। और जो वृद्धा पेंशन 600 रुपये है जो कांग्रेस के ज़माने में थी, उसमें 400 मिला रहे हैं। अरे वो 600 को अलग रखो, सीधी की सीधी डालो ना उसमें बाकी। तो ये जो दोहरे मापदंड है और जो बाकी महिलाओं को या बच्चियों को देखा गया, उसके खिलाफ ये है कि सबको दिया जाए। जी बताइए, किन मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे और हमारे शिवराज जी चौहान जी से कहना चाहेंगे कि जो आयु सीमा उन्होंने बना दी है 21 से 23 साल तक की बच्चियों को दिया जाएगा, क्या बाकी और लाडली बहनाएं नहीं है उनकी? हम उनसे कहना चाहते हैं 18 साल से 80 साल तक की महिलाओं को देना चाहिए उनको, क्योंकि और उन्होंने बोला था कि वृद्धा जो पेंशन वाले हैं, विधवा विकलांग, उनको पेंशन की फार्म अलग से भरने की जरूरत नहीं है, उन्हीं के पेंशन के अकाउंट में लाडली बहना योजना के पैसे आ जाएंगे। आज दिनों तक उन्होंने झूठ बोला है, 1 रुपया नहीं आया है। जनता गरीब वैसे ही परेशान है, राशन की दुकानों पे राशन नहीं मिल रहा है, मिट्टी का तेल नहीं आ रहा, शक्कर नहीं आ रही, गेहूं नहीं आ रहे, 2-2 महीने पेंशन नहीं आती। पेंशन की पासबुकें अगर वो रोशनपुरा पर दे रही है तो उनका कोलार का दे दिया है, तो 100 रुपए तो उनके पेंशन के वैसे ही खर्च हो जाते हैं और 600 रुपए उनकी पेंशन है। इस महंगाई के दौर में गरीब जाए तो जाए कहाँ? मैं शिवराज सिंह चौहान जी से कहना चाहती हूँ कि ये चुनावी लॉलीपॉप देना बंद करें और बहना एक समान है, सभी को एक समान पैसा दिया जाए। सीएम हाउस का हम घेराव करने जा रहे हैं। सीएम को हम याद दिलाना जा रहे हैं कि जब लाडली लक्ष्मी बहनों के जब आपने पंजीयन कराए थे, तब ये घोषणा करी थी कि पेंशनधारियों की भी लाडली लक्ष्मी योजना का फायदा दिया जाएगा। और जगदीशपुरा इस्लाम नगर में जो नाम चेंज हो रहा था, तब उन्होंने घोषणा करी थी। तो अब 14 फरवरी 2023 को उस पर अमल नहीं किया और ना तो इनको फार्म भरने दिए गए। ये जब फार्म भरने गए, नगर निगम तो कहा गया है तो उसी खाते में तुम्हारे पैसे बढ़ के आएंगे। तो हम उस आस में बैठे थे। हमारी बहनें, माता बहनें परेशान हो रही हैं। हमारा ये कहना है कि उनको पेंशन डाली जाए। और अभी समाचार पत्रों के माध्यम से हमें ये पता चला है कि पंजीयन फिर से हो रहा है लाडली बहनों का, मगर किसका हो रहा है? 21 से लेकर 23 साल की महिलाओं का हो रहा है। बाकी महिलाएं क्या महिलाएं नहीं है, बाकी बहनें नहीं है। विधवा विकलांग जो है, वृद्ध महिलाएं हैं, 18 साल की महिला बेटियां हैं, उनका वोट तो लेना चाहते हैं मगर उनको लाभ देना नहीं चाहते। तो हमारा ये कहना, बहना एक समान, बहनों में भेदभाव बंद करो और सबका पंजीयन शुरू करो।
मध्य प्रदेश के दतिया में पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह मंगलवार को उन्नाव बालाजी पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में दुष्कर्म और छेड़छाड़ की घटनाओं में शिकार हुई दोनों बहनों के परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने विश्व प्रसिद्ध सूर्य भगवान के मंदिर पर पूजा अर्चना भी। इसके बाद दतिया में निर्धारित लक्ष्मी वाटिका में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में पूर्व विधायक फूल सिंह बरैया, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती, सेवड़ा विधायक कुंवर घनश्याम सिंह एवं अन्य पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस उपरांत पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बुलडोजर संस्कृति खतरनाक है। किसी भी व्यक्ति का मकान तोड़ने से पहले उसकी वैधता की जांच होनी चाहिए। कई लोगों के ऐसे मकान तोड़े गए जो निर्दोष थे। उन्होंने प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को अन्याय एवं अत्याचार का प्रतीक बताया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मिश्रा खुद को मां पीताम्बरी के अनुयायी कहते हैं, वहीं वह लोगों पर अत्याचार भी कर रहे हैं। क्या माई ऐसे लोगों को माफ करेगी? हम मांग करते हैं कि इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं फिर दोहराता हूं कि मैं ये बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ हूँ, क्योंकि अपराधी का अगर घर है तो उसका भी घर गिराने के पहले पता लगाना चाहिए कि उसका अतिक्रमण है कि नहीं। लेकिन आपने निर्दोष लोगों के घर गिराए। बड़वानी में एक जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, उस पर यह आरोप लगाया इसने पत्थर फेंके। जेल में बंद था, उनके घर आपने गिरा दिए, तो फिर इनको तो घर क्यों नहीं गिरा रहे हो? जब सीधी में उस व्यक्ति ने जिसने पेशाब की, अब ये भी एक हास्यास्पद बात है कि जिस पर पेशाब की गई वो और कोई था और शिवराज सिंह चौहान ने और किसी के पैर धो लिए। ये भी एक हास्यास्पद घटना है। फिर उसका मकान गिराया गया। मैं कहना चाहता हूँ, बाद में बयान आया था कि मैं ही हूँ। बिल्कुल आपको गलतफहमी है। कहने का मेरा फर्ज यह है कि काली कमाई का पैसा लोगों को प्रताड़ित करने में खर्च किया जा रहा है। अहम और अहंकार में डूब गए हैं लोग, और इन्हें वो सारे अधिकारी कर्मचारी जो इस अपराध में शामिल हैं, अपराध को ढकने में शामिल हैं, अपराधियों को बचाने में शामिल हैं, उनको हम माफ नहीं करेंगे। सर, व्यापम घोटाले पे क्या कहेंगे? व्यापम का घोटाला शुरू होता है 2013 से। इसकी तो वेब सीरीज किसी को बनाना चाहिए। व्यापम 1, व्यापम 2, व्यापम 3, व्यापम 4, व्यापम 5, 6, 7, 8। अजीब बात है कि मुरैना और ग्वालियर में सारे विकलांग जो है बहरे हैं, और वो लड़के विकलांग कोटे में देते हैं तो सर्टिफिकेट मिल जाता है, और फॉरेस्ट गार्ड के अंदर भर्ती में जाते हैं तो पूरे फिट हो जाते हैं। ये पूरा का पूरा तंत्र जो है व्यापम के घोटाले में, जो जिसने पैसा दिया वो तो जेल में बंद हो गया, लेकिन जिसने पैसा लिया, वो जिसके तार मुख्यमंत्री के दफ्तर तक, घर तक जुड़े हुए हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसलिए लोगों का एक दिल खुल गया, कुछ नहीं होता। और हम ऑनलाइन परीक्षा में जिस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का करते हैं, हम इसके खिलाफ हैं। हम मांग करते हैं ऑफलाइन परीक्षा होनी चाहिए, जिलों में होना चाहिए, और वहीं सारे लोगों के सामने ही उनके मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए वहीं तय करके रिजल्ट आउट कर देना चाहिए। आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि विपक्ष के पास सिर्फ 2 चीजें हैं, एक जातिवाद का जहर, दूसरा भ्रष्टाचार। हंसी आती है मुझे, हंसी आती है। मोदी जी, आप भोपाल आए, आपने छाती ठोक कर कहा मैं गारंटी लेता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ
भ्रष्टाचारियों को जेल भेजूंगा। एनसीपी के लोगों पर 70,000 करोड़ का घोटाला है, कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, सिंचाई घोटाला अजीत पवार साहब के अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जनता को बरगलाने का काम कर रही है। बरगलाने का क्या प्रियंका जी बरगलाने आ रही हैं? और ये नरोत्तम मिश्रा आपके विधायक जी और गृह मंत्री जी किस कदर तांडव कर रहे हैं, किस कदर अन्याय कर रहे हैं निर्दोष लोगों पर, वो बरगलाना नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि अति होती जा रही है नरोत्तम मिश्रा जी। आप माई के इतने भक्त हो, क्या माई जिस प्रकार का आप अन्याय और अत्याचार कर रहे हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे कोई हो, जिस प्रकार आप अन्याय और अत्याचार कर रहे हो, क्या माई आपको माफ कर देगी? पाकिस्तान में हिंदुओं को मंदिर। पूर्व मंत्री विधायक पीसी शर्मा ने आरोप लगाकर कहा है कि सरकार फेल हो रही है। कहा कि उज्जैन में जुलूस पर थूकने की हिम्मत कैसे हुई, ये पुलिस की नाकामी है। मध्य प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, सरकार पूरी तरह से फेल है। महाकाल सवारी में वहां पर कुछ युवकों द्वारा, लड़कों द्वारा थूकने की बात आई थी। आज बुलडोजर की कार्यवाही हो रही है, तोड़े जा रहे हैं। ये कानून व्यवस्था का मामला है। पहली बात तो ये ऐसी हिम्मत पड़ी कैसे लोगों की? ये उज्जैन गंगी जमनी तहजीब का शहर रहा है और इस तरह से होता है तो ये कानून व्यवस्था ध्वस्त है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है। अभी सिरोंज के अंदर एक बच्चा फिर उसमें बोरवेल गिर गया। अभी सीहोर में मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में गिरा था। मतलब कुछ सुनने वाला नहीं है। अगर उस समय कार्रवाई ठीक से हो जाती तो ये बच्चा बच जाता, पर हर मामले में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, लेट लतीफ़ी हो रही है और मैं समझता हूँ कि सिस्टम फेल हो चुका है। ये चाहे उज्जैन की घटना हो, चाहे ये घटना हो, चाहे सीधी की घटना हो, चाहे एक भारतीय जनता पार्टी के मंडलम अध्यक्ष के लड़के ने दतिया गृह मंत्री क्षेत्र में गैंग रेप में शामिल हुआ हो, ये सब बताता है कि सिस्टम फेल जो हो रहा है, कोई इनकी सुन नहीं रहा है। बाढ़ आने के बाद जैसे घर टूटता है तो ये मुख्यमंत्री जी एक ईंट इधर जोड़ते हैं तो पता लगा दूसरी खिस गई, दूसरे जा, तो लगातार स्थितियां जो है इनके हाथ से निकल चुकी हैं। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जनता का इन पे विश्वास रहा नहीं और गुंडे बदमाश वो सिर चढ़े हैं। बीजेपी आरोप है शिवपुरी का, वहाँ पर एक दलित महिला सरपंच को कांग्रेस के कुछ लोगों ने जो है पीट कर जूते से पीटा है, कीचड़ में पीटा है और कहा है कि एक तरफ आप आदिवासी सम्मान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक अनुसूचित जाति महिला सरपंच को पीट रहे हैं। ये आरोप बीजेपी ने लगाया, वीडियो भी ट्वीट किया है बीजेपी ने। देखिए ये फिर मैंने कहा कानून व्यवस्था का मामला, कोई डर नहीं रहा है ना इनसे। ये एडमिनिस्ट्रेशन नीचे कोई सुनने को तैयार नहीं है और इस तरह के जो वीडियो जो है ना, ये सब मैनिपुलेट भी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी इन मामलों में घिरी हुई है, तो ये सब इनका मैनिपुलेशन है। किसको कहाँ बता दो, क्या कर दो, ये सब। अब ये जो घटना हुई थी रातीबड़ की घटना में वो जो फैमिली है उसके न्यूड फोटो जा रहे थे, उसकी वजह से वो डर गए और पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया। तो ये इस तरह का करना, ये इन्हें देखा कि आदिवासी फ्रंट पे पूरी तरह पड़ चुके हैं, अब ऐसी फ्रंट पकड़ो, अभी एक आध ओबीसी का भी ऐसे ले आएंगे ये। पर ये सब मैं समझता हूँ फॉल्स। मतलब वो आरोपी जो है वो कांग्रेस से कोई कांग्रेस से लेना नहीं, कांग्रेस का व्यक्ति कभी इस तरह की वो करेगा नहीं, जरूरत नहीं करेगा। अच्छा भाई साहब, ये जो इंडिया चुनाव के पहले बीजेपी वाले कह रहे हैं आप लोगों ने तीर्थ दर्शन बंद कर दी थी, अब हम चुनाव के पहले 18,000 लोगों को। ये कोई तीर्थ दर्शन बंद नहीं की थी, हमने सिख समाज के वहाँ पे भी तीर्थ यात्रा गई। जब मैं धर्मस्व मंत्री था, इससे बड़ा झूठ और क्या होगा। भोपाल से हमने 10 ट्रेनें रवाना की, हमने गया के लिए बौद्ध समाज के लिए रवाना की, हमने कुंभ में कभी नहीं जाती थी, कुंभ में जो है रवाना की और पूरे उसमें 33 ट्रेनें रवाना की थी। और
ये जो 18,000 लोग जो भी जाएंगे ना, ये एक ही कामना करेंगे कि कांग्रेस की सरकार लाओ, इनसे छुटकारा दो। ये लोग भी करेंगे हमको जल्दी पहुंचाओ, जिससे हम भगवान से आग्रह कर सकें, उनको प्रणाम कर सकें। ये बीजेपी से छुटकारा दो, इसके लिए जा रहे हैं वो। देश में अब एक हो गए हैं 36 दल जो है बीजेपी के खिलाफ। क्या लगता है इससे कितना फायदा होगा, और जो नाम रखा है इंडिया, इससे कितना फायदा होगा? इंडिया की जीत होगी और क्या। इंडिया हमेशा से जीता है, चाहे क्रिकेट हो या हॉकी, ये इस फील्ड पे जीतेंगे। और इसलिए कि पिछले चुनाव में जो वोट पड़े हैं बीजेपी गठबंधन को, एनडीए को, पड़े 25 करोड़ और इधर पड़े थे 23 करोड़। केवल 2 करोड़ का फर्क है, कोई ज़्यादा फर्क है नहीं। और जिस तरह से ये बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, देश के एक आम आदमी को बेरोजगारी और महंगाई से बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर 2004 में सोनिया जी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी थी, वो 4 था, फिर वही 4 आ गया। 2024 आखिरी में 4 है, तो 4 के बाद 24 इन पे पूरी तरह भारी पड़ने वाला है। और इन सब चीज़ों का जो मूवमेंट है वो सोनिया जी कर रही है। सोनिया जी एक ऐसी लीडर हैं कांग्रेस की कि सभी दलों को उन पर विश्वास रहता है। उस समय भी कहा गया था कि ये प्रधानमंत्री बनेंगी, बनने नहीं देंगे। उन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था। एक पहली बार ऐसा दुनिया में हुआ कि जिसके नेतृत्व में जीते उन्होंने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया और दूसरे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी से बना दिया। ऐसा अगर किसी ने किया था तो महात्मा गांधी ने, उसके बाद सोनिया गांधी। तो उन पे लोगों को विश्वास है, इसलिए ये गठबंधन इंडिया पूरी ताकत से आएगा और 4-24 में रिपीट होगा। तो क्या 23 में मध्य प्रदेश में भी ये आप लोग वोट के बंटवारे के लिए एक हो जाएंगे? वोट का बंटवारे होना भाई, उसका फर्क पूरा मध्य प्रदेश में पड़ रहा है। लोग समझ रहे हैं कि इंडिया को लाना है तो फिर मध्य प्रदेश को भी लाना है, कांग्रेस को। समझ रहे हैं इस बात। कल आपकी राहुल जी से चुनावी बात, उन्होंने पूछा कि मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, तो हमने कहा साहब अभी तो नारी सम्मान योजना ने कर ढा रखा है और 500 रुपये में गैस का सिलेंडर, 1500 हर महिला के अकाउंट में बिजली, स्वयं फ्री, ओल्ड पेंशन चालू होगी, किसानों के ऋण माफ़ी फिर से शुरू होगी। तो इन सब चीज़ों ने जो है एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और आम महिलाओं में, आम फैमिली में, क्योंकि 5,000 का फ़ायदा इस योजना से एक परिवार को हो रहा है। तो ये महंगाई से, गरीबी से लड़ाई का एक तरीका उन्होंने, कमलनाथ जी ने ईजाद किया है। और फिर बातें हुई किसानों की, बात हुई पटवारी जो भर्ती में जो घोटाला हुआ है, उन्होंने उस पर ट्वीट भी किया था, उनको जानकारी थी, सीधी की जानकारी भी थी। हम लोगों ने उसकी भी बात की कि विधानसभा चलने नहीं दी। ये इश्यूज़ थे महाकाल का, दूसरा सतपुड़ा में आग लगने का, सीधी वाले मामले के। तो और ये भी सजेशन उन लोगों ने सब मिलकर दिया कि जिस तरह से प्रियंका जी की मीटिंग हो रही है ग्वालियर और पहले जयपुरी, इस तरह से आपकी भी और खड़गे जी की भी पूरे मध्य प्रदेश में संभागीय स्तर पर बड़ी बड़ी मीटिंग्स होना चाहिए। तो उन्होंने एग्री किया उसको। एससी वर्ग को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी यात्राएं निकालने जा रही। प्रदेश के 50 जिलों में यात्रा जाएगी। संत रविदास जी की जो मंदिर बनना है सागर में, तो ये 18 साल में क्या किया? ये अभी रविदास जी इनको याद आ रहे हैं, इनको भगवान राम याद आ रहे हैं, इनको बाबा साहब अम्बेडकर, कमलापति, रानी दुर्गावती, सभी ये याद आ रहे हैं। ये 18 साल में याद क्यों नहीं आए? इनकी ज़मीन खिसक गई है, दिल्ली से लोग मैनेज कर रहे हैं। वो मध्य प्रदेश का आदमी मैनेजमेंट में नहीं है, दिल्ली वाले मंत्री मैनेज कर रहे हैं। ये इनकी ज़मीन खिसक गई है, इसलिए ये सब कुछ करेंगे। लेकिन खड़गे जी से बड़ा कोई नेता होगा क्या एससी का? उनकी एक सभा होगी और पूरा मध्य प्रदेश का एससी, एसटी, ओबीसी सब कांग्रेस के साथ होगा। सर, पुणे में 8 चीज बुलाई है विशेषज्ञों की। प्रधानमंत्री जी से एक ही निवेदन है कि कोनों की बात तो करें, लेकिन जनता को जो कोने में डाल दिया है वो कोने से तो निकालें उनको। ये भटे, एक कहावत थी पहले, बोले क्या भाव मिल रहा है वो कोई भी चीज़, बोले भटे के भाव है ले आओ। भटे का भाव 80 रुपये 100 रुपये हो गया। कहावत को इन्होंने ख़त्म कर दिया। टमाटर 200 रुपये, अदरक 300 रुपये,
वो ये धनिया 200 रुपये, क्या करेगा आदमी, क्या खाएगा? तो ये कोने पे जो जनता को डाल दिया है, इसको ले आओ पहले, फिर कोनों की बात करना। गोविंदपुरा थाना क्षेत्र बरखेड़ा पठानी में पड़ोसी ने घर में घुसकर महिला के साथ बलात्कार किया। मेरा नाम सुमित्रा वर्मा है। मैं बरखेड़ा पठानी में, मेरा खुद का अपना मकान है, नमकीन फैक्ट्री के पीछे। वहाँ पर हमारे किराएदार रहते हैं, मेरा स्वयं का मकान है और पति पत्नी रहते हैं दोनों। तो उनके साथ में रात को उनके पति गांव चले गए और वो महिला खा पी के 9 बजे करीब सो गई। सोने के बाद में हम लोग भी अपने घर में आ गए दूसरे मकान में। वो मकान में सिर्फ किराएदार रहते हैं। उसके बाद में वो महिला सो गई। रात को करीब 3 सवा 3 बजे के करीब खिड़की टूटने की आवाज़ आई। तो महिला ने देखा कि खिड़की की आवाज़ आई, तो महिला उठी और उसने अपने मोबाइल में देखा। तो उसके मोबाइल में उस समय 3:20 साढ़े 3 के ऐसे समथिंग टाइम हो रहा था। तो महिला ने देखा कि अरे कैसे खिड़की हुई, तो वो गेट के पास आई। उसने हल्की सी कुंडी खोल के जैसे झांकने की कोशिश करी कि कौन है। तो पड़ोसी लड़का आकाश नाम का, उसने उस महिला का गला पकड़ के और अंदर पटक दिया। उसके बाद में उसके गले पे लात रख के उसके पूरे कपड़े उतारे। कपड़े उतारने के बाद में उसके साथ में बलात्कार किया और उसे वीडियो बनाई उसकी, और उसने उसका मंगलसूत्र जाते जाते उसने झपटा और उसके बाद में फिर पलट के उसको मारा और यहाँ पर उसको काटा, गाल में दांतों से काटा और नोचा। उसके शरीर में भी निशान है। महिला इतनी डर गई थी, इतनी सहम गई थी, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। और उसके साथ बलात्कार होने के बाद में वो महिला घर में ही रही और जाते जाते उसने पूरा वीडियो बनाया और बोलने लगा कि अगर तूने पुलिस को बताया या मकान मालकन को बताया तो तेरे को जान से मार दूंगा। मेरा बगल में घर है, मैं बगल में रहता हूँ। इतना बोल के वो चला गया। और जब सुबह उसके पति का फ़ोन आता है, 8 बजे करीब उसका पति गांव गया था, गांव पहुंच के उसका फ़ोन आता है तो उस पति को अपनी घटना बताती है। पति उसी समय तुरंत वहाँ से बैतूल से ट्रेन पकड़ के आता है। 5 बजे करीब वो जैसे ही आता है और हम लोग सुबह बारिश गिर रही थी, 9 बजे करीब हम आंगनवाड़ी जाते हैं। हम नए मकान पे किराएदार से मिलने गए नहीं, तो अक्सर कभी कभी होता है कि टाइम नहीं रहता है तो हम लोग वहाँ जा नहीं पाते हैं। तो हमने कहा कि आज बारिश गिर रही, लेट हो रहे, हम आंगनवाड़ी चले गए। वहाँ से लौट के आए हम लोग 4:45 बजे। हमने खाना खाया, उसके बाद में थोड़ा सा अंदर घर में ही रेस्ट कर रहे थे। उसके तुरंत निकल के उनके हस्बैंड आए और उन्होंने आवाज़ दिया कि बुआ जी कहाँ हैं। हम आए, हमने सोचा कि किराया देने आए होंगे। हमने कहा भैया किराया मिल जाएगा, हम आ रहे हैं। इतने में फिर वो अंदर ले गए। फिर वो महिला को बताया कि रात को यहाँ चोर घुसे थे और चोरों ने मेरे साथ ऐसा हरकत करा है। तो हमने बोला कौन चोर घुसे थे, आप पहचानती हो? तो बोली हाँ मैं पहचानती हूँ। मैंने कहा पहचान लोगी? तो बोले दुकान, बोल रहा था बगल में रहता हूँ और दुकान है। तो हम मोहल्ले में जितने यंग लड़के थे, हम सब लड़कों वहीं खड़े थे, सब लड़कों का चेहरा दिखाए। हमने कहा ये बच्चा था, ये था, सबको मना कर दिया। और जैसे ही वो मोबाइल पड़ोसी लिया था, उसने पड़ोसी बच्चे का बताया तो उसने उसको पहचान लिया। बोले हाँ यही लड़का था आकाश को। तो हमने फिर 100 नंबर डायल करके पुलिस बुलाई। पुलिस आने के बाद हम गोविंदपुरा थाने आए और मैडम उसकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? हाँ हो गई, तुरंत वो घर में था। पुलिस वाले उन्हें पकड़ के लेकर आए। ठीक जी भैया, थाने आए भैया। भैया आप अपना परिचय दें मीडिया को। दीपक गुप्ता, जिला संपर्क मोर्चा अध्यक्ष। अभी कल रात को 12 बजे हमारे बरखेड़ा पठानी क्षेत्र के एक परिवार रहता था, वहाँ घुस के कुछ ने रात को महिला के साथ अभद्रता करी, उनके साथ गलत काम किया और उनका मंगलसूत्र छीना। और रात भर वो बेचारी महिला परेशान हुई। तब सुबह हमारी बहन पड़ोस में जो रहती है, उनकी बहन, उनको बताया गया। तब उसके बाद हम लोग सब आज सुबह थाने आए हैं और हम ये मांग करते हैं प्रशासन से कि जब अपने राजधानी की बहनें सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश का क्या हो सकता है? प्रदेश की तो कोई बात ही नहीं। यहाँ शिवराज मामा जो हैं रोज़ कहते हैं कि आओ बहनों, रोज़ बहनों को कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, मगर बहनों की सुरक्षा कम कौन करेगा? यहाँ की भोपाल क्षेत्र की बहनों ही जब सुरक्षित नहीं है तो हम आदिवासी महिलाएं, तो हम प्रदेश का कैसा मान लें कि प्रदेश सुरक्षित होगा? सर क्या है, प्रशासन ने, पुलिस के अधिकारियों ने FIR करी है और हम ये चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और जिस तरह से शिवराज जी
तुरंत घर गिराते हैं लोगों के, तो इनका घर भी तुरंत गिराया जाना चाहिए। कल जो उज्जैन में धार्मिक यात्रा भजन मंडली निकल रही थी, कुछ नादान लोगों ने कुल्ली की या पानी फेंका, जो भी किया हो बहुत ही पीछे के लोगों पर कुछ छींटे आए होंगे। जो भी हुआ हमारी पार्टी उसकी कड़ी निंदा करती है और आज जो उज्जैन मध्य प्रदेश में हो रहा है, हम सभी लोग हैरान हैं कि मुख्यमंत्री गृह मंत्री के इशारे पर प्रशासन तमाम हिंदूवादी संगठनों को लेकर भजन मंडली डीजे ढोल नगाड़े बजाकर मुस्लिम समाज के लोगों का घर गिराने का काम कर रहे हैं। ये किस तरह का अंधा कानून है कि एक धर्म विशेष के ही लोगों की छोटी सी गलती होने पर मकान गिराकर उनके छोटे छोटे मासूम बच्चों को, महिलाओं को रोड पर लाने का काम भाजपा सरकार कर रही है, जो कतई ना काबिले बर्दाश्त है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेवालुक मुस्लिमी पार्टी मध्य प्रदेश के नेता जनाब पीरजादा तैराकी निज़ाम साहब ने आज की हो रही कार्रवाई को हिटलरशाही बताया और शासन प्रशासन द्वारा एक धर्म विशेष के खिलाफ भय का वातावरण निर्मित होता बताया। शहजाद हाशमी, मजलिस भोपाल। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मध्य प्रदेश, कल जो उज्जैन में एक घटना घटी, जो भजन मंडली या धार्मिक यात्रा निकल रही थी, उसमें कुछ शरारती तत्व जो थे उन लोगों ने मुंह में पानी या छींटे उन पर आए, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद शासन और प्रशासन हरकत में आया। तो मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पुरजोर तरीके से इस तरह के किसी भी कृत्य का विरोध करती है। हम लोग इसके इस तरह के काम के किसी के बस साथ में नहीं है, लेकिन जो आज हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी के इशारे पर आज सारे हिंदू संगठन इकट्ठा होकर भजन मंडली लेकर डीजे और ढोल तमाशों के साथ आज वहीं मुस्लिम समाज के कुछ लोगों के घर को गिराते हुए नजर आ रहे हैं। ये काम हिटलरशाही का काम है, ये हिटलर की तरह काम किया जा रहा है, जो वोटों की राजनीति में एक समुदाय के खिलाफ आप इस तरह का काम, भय का वातावरण मध्य प्रदेश में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक समुदाय को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कृत्य ठीक नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसका पुरजोर तरीके से विरोध करती है और बता देना चाहती है कि मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आप वोटों की राजनीति में अंधे मत हो जाइए, इस तरह के काम करना बंद करिए। मैं पूछता हूं कि मध्य प्रदेश में जो आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के गुंडे जो तांडव मचा के रखे हुए हैं, जिस तरह के जुर्म ज्यादती कर रहे हैं, क्या उन लोगों के भी मकान इस तरह से आप गिराने गए? मैं कांग्रेस के साथियों से भी पूछना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज के आपको वोट तो 100% चाहिए, लेकिन क्या आप लोग आए सड़कों पर उतरकर क्या आप विरोध करने के लिए इसका तैयार हैं? क्राइम ब्रांच भोपाल ने चोरी की गाड़ियों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचने वाले गिरोह का सरगना को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी के पास से चोरी की कार जब्त की गई। वहीं आरोपी बड़े पैमाने पर गाड़ियों का व्यापार करता था। मास्टर चाबी से भी कार की चोरी की जाती थी। इंदौर जिले में गाड़ियों को बेचकर ये मोटी रकम लेता था। फर्जी आधार कार्ड व पैन कार्ड बनाकर विक्रय किया करता था। बता दें कि OLX के माध्यम से चोरी की गाड़ियां बेचा करता था आरोपी। क्राइम ब्रांच के पास ये पूर्व में एक शिकायत आई हुई थी, जिसमें क्राइम ब्रांच के पास 2021 में एक ये शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें मैट्रिमोनियल साइट का एक आवेदन ऐड देने के बाद उस पर कुछ पैसों की ठगी की गई थी। इसमें लगातार हम लोग काम कर रहे थे। 2-3 बार हम लोग की टीम रवाना हुई, पर आरोपी नहीं मिल पाए थे। रिसेंटली हमें एक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिस पे हमने कार्रवाई की, अपनी टीम भेजी और इसमें एक आरोपी को पकड़ा है। इस पूरी घटनाक्रम के पीछे जो इनका मॉडस ऑपरेंडी है वो इस प्रकार का है कि एक ऑनलाइन एड्स या पेपरों में एड्स देते हैं अपनी कंपनी को रजिस्टर करा के। कंपनी का रजिस्ट्रेशन इनका वो भी फर्जी होता है। जिन नोटरी और रजिस्ट्रेशन का ये पेपर का दावा करते हैं वो भी नकली होते हैं। उसके बाद इसमें ये लोगों से रिश्ते दिखाने के नाम पर, पैकेजेस के नाम पर पैसे लेते हैं। 10 रिश्ते, 15 रिश्ते, 20 रिश्ते दिखाने के नाम पर ये अलग अलग पैकेज लेते हैं। और जो लोग इसमें रिश्ते के रूप में इनके सामने पेश किए जाते हैं वो भी इन्हीं के लोग होते हैं। वो और पैसे की डिमांड करते हैं कि बेहतर रिश्ते दिखाने के लिए और पैसे लेंगे और
ये सारे जो कम पैकेज के जो रिश्ते आते हैं उनको कैंसिल करते चले जाते हैं। इसी कड़ी में एक भोपाल के ही निवासी हैं जिनके साथ 15 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ था और वो उनसे पैसे रिश्ते दिखाने के नाम पर लिए गए और फिर ना रिश्ते दिखाए गए और जो उसके पहले के रिश्ते दिखाए भी गए थे वो कैंसिल हो गए। उनकी शिकायत के बाद हम लोगों ने इस पर एक मामला दर्ज किया था जिसमें लगातार विवेचना जारी थी और अभी हमने इसमें एक आरोपी को पकड़ा है। इसमें जो इनके फर्जी डॉक्यूमेंट हैं उनकी जांच की जा रही है। उसमें जो भी नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी भी जांच कर रहे हैं। अगर उसमें कोई फर्जीवाड़ा होगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कब से संचालित कर रहे थे? रिसेंटली हमें सूचनाएं मिल रही थी कि जो ऑनलाइन सट्टे का व्यापार है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जो ऑफलाइन यानी कि जो लोग खेतों में या फिर आइसोलेटेड जगह पर बैठ के सट्टा खेलते हैं वो पहले से काफ़ी कम हुआ है। और चूँकि ऑनलाइन सट्टे में पैसा जो है वो डायरेक्टली अकाउंट्स में जाता है, वो फर्जी अकाउंट्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी एनोनिमिटी मेंटेन हो सकती है ऑनलाइन सट्टा खेलने पर, तो वो जो सट्टे का सिस्टम है वो धीरे धीरे फल फूल रहा है। इसी संबंध में हमें एक सूचना मिली थी कि यहाँ पर एक सटोरिया है भोपाल का जिसने ये ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है। किंग लायन नाम से एक ऐप बनाया है जिसमें उसने अपने ही नाम के 3 अकाउंट और एक और अकाउंट संलग्न कर रखा है जिसमें लाखों से करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन है। इन सभी अकाउंट्स में जो पैसे आए और गए हैं उन सभी अकाउंट्स की हम लोगों ने जानकारी बैंक से मंगाई है। इसमें से कुछ अकाउंट्स को फ्रीज भी करवा दिया गया है ताकि आगे वो सट्टे के व्यापार के लिए यूज़ ना हो पाएँ। और इस पूरे कांड की जब हमने जांच की तो इसमें यह पता लगा कि शहर के बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। बाहर मध्य प्रदेश के अन्य ज़िलों के लोग भी ऑनलाइन सट्टा खेलने में इसमें शामिल हैं और खिलवाने में भी शामिल हैं, जिनके नाम हम लोग इसमें आगे FIR में जोड़ेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाम मध्य प्रदेश के बाहर के हैं, उनको भी हम इसमें शामिल करेंगे और आगे की विवेचना को बढ़ाएंगे। ठीक। रिसेंटली बहुत सारे जेल रिहाई और बहुत सारे पूर्व के प्रॉपर्टी ऑफेंस करने वाले अपराधियों के बारे में पतासाजी करना शुरू किया था। जैसा कि कमिश्नर साहब का आदेश है कि जितने भी प्रॉपर्टी ऑफेंस करने वाले हैं उनकी जेल रिहाई और उनके पुराने रिकॉर्ड को चेक करके ऐसे आरोपियों को लगातार चेक करते रहें। इसी कड़ी में हमें एक सूचना मिली थी कि इंदौर के एक व्यक्ति द्वारा OLX पर एक कार बेची जा रही है जो कि भोपाल से चोरी हुई है और उसके एक साथी ने ही भोपाल से चोरी करके उसे दी और उसको जिसको वो OLX पे बेच रहा है। इस संबंध में जब पूरी जानकारी प्राप्त की गई और टीम रवाना की गई तो वहाँ पर ये गाड़ी उपलब्ध मिली और इसमें आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। संबंधित थाने गौतम नगर को ये गाड़ी सुपुर्द कर दी गई है ताकि वो आगे की कार्रवाई इसमें करें और इसमें इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने ये गाड़ी यहाँ से चोरी की है। इसमें आगे अनुबंध पत्र जो इन्होंने बनाया था चूँकि वो फर्जी था, इसलिए आगे थाना गौतम नगर को ये निर्देशित कर दिया गया है कि इसमें फोर्जरी का भी इसमें वो अपराध दर्ज करेंगे। OLX से ये लोग गाड़ियाँ बेचते हैं, अब तक कितनी गाड़ियाँ लोगों ने बेची? इनका अभी पूर्व का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। OLX पे ऐसे फ्रॉड्स जो हैं वो आम हैं। गाड़ियाँ और बाकी सामान जो हैं वो चोरी के नकली नाम से और नकली अनुबंध पत्र बनाकर बेचे जाते हैं। तो रिसेंट में बीच में हम लोगों ने भी ऐसी बहुत सारी एडवाइजरी जारी की है कि जो भी OLX पे सामान खरीदने वाले लोग हैं वो सामान के पहले उसकी ऑथेंटिसिटी को कंफर्म कर लें, अदरवाइज चोरी का सामान खरीदने के आरोप में वो भी कभी कभी आरोपी बन जाते हैं। जागरूकता अभियान गाड़ियों से जाकर साउंड लगाकर उस पर जागरूकता अभियान चलाएगी जिसमें लोग इस प्रकार की साइबर ठगी का शिकार हैं। इसके लोगों ने कैंपेन चलाएंगे। हाँ, इसमें जो साइबर अवेयरनेस का कैंपेन है उसको हम लोग भी इस बार शामिल होंगे। अभी तक हेडक्वार्टर साहब की तरफ से ये प्रोग्राम हुआ करता था, लेकिन इसमें जो एडवाइजरी जारी करने के बाद और भी स्तर पे साइबर क्राइम ब्रांच जो है वो शामिल होगी। हम लोगों ने जो पुलिस लाइन से गाड़ी रिक्वेस्ट की है जिसपे साइबर क्राइम से संबंधित चीज़ों को हम डिस्प्ले करेंगे, उस पर पोस्टर लगाए जाएंगे और जगह जगह पर उनको भेजकर अवेयरनेस कैंपेन किए जाएंगे। इसके साथ जो स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है कमिश्नरेट का, उसमें जो स्टूडेंट्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज से आ रहे हैं उनको भी हम लोग अलग अलग जोन्स में बांटकर और थानों में भेजकर वहाँ से स्कूलों में और बाकी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी भेजकर उनको अवेयरनेस कैंपेन शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर लगातार हम लोग बीच बीच में एडवाइजरी जारी करते रहते हैं। किसी भी प्रकार के जो फ्रॉड हैं, जो नए फ्रॉड आ रहे हैं उनके बारे में बताते रहते हैं और आपके माध्यम से जो भी ये प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दर्शक जिसको देख रहे हैं और आगे आके पढ़ेंगे, उनके लिए मेरी ये एक विनम्र उनसे निवेदन रहेगा कि
साइबर फ्रॉड के बारे में ज़रूर कुछ जानकारी रखें, सोशल मीडिया न्यूज़पेपर में पढ़ते रहें और किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से पहले एक बार ये ज़रूर पड़ताल कर लें कि वो जिससे आप बातचीत कर रहे हैं या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो ऑथेंटिकेटेड पर्सन है या नहीं है। चूँकि ये साइबर फ्रॉड्स आज की डेट में आम बात हो गई है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसलिए अवेयरनेस जो है वो सबसे पहला कदम है इसको रोकने के लिए। उसके बाद साइबर क्राइम ब्रांच जो है वो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। रातीगढ़ वाले मामले में भी जो उसमें विक्टिम था उसने क्राइम ब्रांच को सूचित नहीं किया था। अगर वो समय पर सूचित कर देते तो उन अकाउंट्स को फ्रीज़ किया जाता, जिन नंबर से उनको कॉल आ रही थी उन पर कार्रवाई की जाती, तो शायद ये घटना ना होती। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा ये मानना है कि अगर टाइमली क्राइम ब्रांच को और साइबर पुलिस को आप टाइमली अपने हो रहे फ्रॉड के बारे में बता देंगे तो इससे आपको मदद मिलेगी और इसमें आगे और भी गंभीर घटनाएं, दुर्घटनाएं रुकेंगी। सर, इस मामले में कहां तक पहुंची पुलिस की जांच, जो रातीगढ़ में मामला हुआ?